दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों की मदद की थी, जिसके बदले भारतीय राजनेता जो है वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। वहीं होम रूल आंदोलन के कारण स्वशासन की मांग और भी तेज हो गई थी और साल 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों एक हो चुके थे। यही कारण था कि अंग्रेजों पर दबाव बहुत बढ़ गया था। इसी दबाव को कम करने के लिए और भारतीयों की गुस्से को शांत करने के लिए तथा प्रशासनिक कार्यों में उनकी हिस्सेदारी को तय करने के लिए अंग्रेजों ने इस अधिनियम की घोषणा की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना CRB क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस अधिनियम के बारे में। तो इस अधिनियम की जो घोषणा है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 अगस्त 1917 को की गई थी। इस अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? 20 अगस्त 1917। ये बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि अधिनियम का नाम है भारत शासन अधिनियम 1919, लेकिन इसकी घोषणा जो है वो 20 अगस्त 1917 को हो गई थी। दूसरा है, इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। यह अधिनियम 1921 से लागू हुआ। अब ये अधिनियम है, इसकी घोषणा हुई थी 20 अगस्त 1917 को और यह अधिनियम लागू जो है वो 1921 से हुआ था। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस अधिनियम का एक दूसरा नाम है, वो है मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम। इसके पीछे कारण क्या था कि एडविन मॉन्टेग्यू जो थे वो उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्स्फोर्ड जो है वो भारत के वायसराय थे। तो भारत शासन अधिनियम, इसकी घोषणा जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा 20 अगस्त 1917 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? भारत में क्रमिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। यह अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 1921 से लागू हुआ था और इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। कारण ये है कि एडविन मॉन्टेग्यू जो है वो उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्स्फोर्ड जो है वो भारत के वायसराय थे। हमारी दूसरी विशेषता है केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, यानी केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। पहली है राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे कि उच्च सदन भी कहा जाता है, और दूसरी है केंद्रीय विधानसभा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे कि निम्न सदन कहा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की दूसरी विशेषता क्या है कि केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी, जिसके तहत राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा का निर्माण हुआ। तीसरी विशेषता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। भारत में पहली बार जनता को प्रत्यक्ष रूप से मत देने का अधिकार मिला था। हालांकि संपत्ति कर और शिक्षा जो है उसके आधार पर ये जो अधिकार था वो सीमित था, यानी जो संपत्ति वाले हैं या कर भरते हैं और जो शिक्षित हैं उन्हीं व्यक्तियों को ये अधिकार मिला था। केवल लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिला। तो हमारी दूसरी विशेषता तो हो गई केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना, और तीसरी विशेषता क्या है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। हमारी अगली विशेषता है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार। 1909 में मुसलमानों को दिए गए पृथक निर्वाचन का विस्तार किया गया, यानी 1909 में सिर्फ मुसलमानों को जो है वो पृथक निर्वाचन के अंदर रखा गया था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा इसका विस्तार करके इसे सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय लोगों के लिए लागू कर दिया गया। तो इस तरह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। पांचवी विशेषता है लोक सेवा आयोग का गठन। दोस्तों, जो लोक सेवा आयोग वाला कॉन्सेप्ट है वो इस अधिनियम के द्वारा आया है कि लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में जो है वो लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो इसकी चौथी विशेषता हो गई सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया और पांचवी विशेषता है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया।
तो दोस्तों ये था भारत शासन अधिनियम 1919। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।